Hello everyone, welcome again to our channel The Learning Companion. I hope that you all are doing fine. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास का बेसिक मैथ्स का जो मैथमेटिक्स बेसिक है आपका टर्म 1 का, उसका सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज करा है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम सेक्शन ए का, जैसे कि आपको पता है कि सैम्पल पेपर हमारा 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 to 10 हम इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम सेक्शन ए के क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की स्टार्ट से पहले सबसे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको एक फिगर दी है एंड आपको बोला है इसमें जो लाइन्स हैं DE इज पैरेलल टू BC, ये वाली लाइन DE इज पैरेलल टू BC। अब आपको पैरेलल देख के एंड ट्राइंगल देख के आपको पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है। क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल्स का है। ट्राइंगल्स जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में उसका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या ट्रू है। क्वेश्चन में आपका क्या लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको DE इज पैरेलल टू BC दिया है तो क्या हम ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, हम इन्हें सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, आपको पता है कि ये वाली DE और BC अगर पैरेलल साइड्स हैं, DE एंड BC पैरेलल हैं, तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लें एंड इस 2 मान लें तो आपके पास एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज DE एंड BC पैरेलल है, तो AB लाइन ऐसे कट कर रही है, तो आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपके कौन से एंगल्स हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इसी तरह से अगर हम इसको एंगल 3 मान लें एंड एंगल C वाले को हम एंगल 4 मान लें तो आपके पास एंगल 3 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। अगेन आपके पास सेम रीजन आएगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में जो आपका A एंगल है, ये तो दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में हमारा एंगल A क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल ADE इस ट्राइंगल के लिए एंड इस ट्राइंगल के लिए आपके पास जो 3 एंगल्स हैं ये इक्वल आ गए। मतलब इन ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल। तो आपके पास एंगल 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 एंगल, आपको पता है कि आपके पास एक सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो दिस प्रूव्स दैट ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. Triangle ADE is similar to triangle ABC. और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसका हमने एक फीचर पढ़ा है, जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, उसकी प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स DE divided by BC will be equal to, DE and BC की रेशियो will be equal to your AE and AC की रेशियो। तो DE आपको दिया है X एंड BC आपको दिया है Y, AE हमें दिया है A एंड AC आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B। AC आपका क्या हो गया, A प्लस B। अब हम इसे रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि X को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो X आपका आ सकता है, अगर मैं सिर्फ X को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखूं, यहाँ आपका A और A प्लस B ऑलरेडी है एंड इस Y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो AY क्या आ गया आपका, X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। अब देखते हैं ये ऑप्शन क्या आपके पास अवेलेबल है, X इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन AY। नो, ये तो नहीं है, ये क्या है, बल्कि जो हमारा आया है उससे रेसिप्रोकल है, बट X का ये आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। Y की अभी हमने देखी नहीं है। X देखते हैं, X के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया है दैट X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। यस, यही हमने निकाला है दैट X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। तो ये वाला ऑप्शन आपका इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आपके ट्राइंगल्स के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके यूज करे गए हैं, सिमिलैरिटी के, पैरेलल साइड्स के, कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं। अगर आपको ट्राइंगल्स आता है, आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका जो ऑप्शन C है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपने 12th क्वेश्चन आपका है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 2:1 आर। आपको बोला है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A B, जिसके कोऑर्डिनेट्स A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 और 3 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं 4 और 6।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अब इस लाइन पे एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P हमारा डिवाइड कर रहा है। तो आपको इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो आपको क्वेश्चन देखते समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपका कौन सी यूनिट का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी आपका एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, दो फॉर्मूलेज हैं आपके पास, इसमें से सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सबसे पहले x और y के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके x के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है। एंड y के कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मूला होता है, दैट इज m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला पुट करके आपको बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं 1 और 3 जो है आपके, 1 को हम x1 मान लेते हैं एंड 3 को y1 मान लेते हैं। इसमें से b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम x2 एंड y2 मान लेते हैं। जो आपकी रेशियो है ये हो जाएंगी आपकी m1 एंड m2। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपना। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट में आपका है m2 इंटू x1। तो m2 है हमारे पास 1 एंड x1 है आपके पास 1 प्लस m1 x2। m1 है हमारे पास 2 एंड x2 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 3। तो x के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, 3। x के कोऑर्डिनेट 3 आ गए। इसी तरह से हम अपने y के भी निकाल लेंगे। y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, m2y1, m2 इज योर 1 एंड y1 इज योर 3 प्लस m1 इज 2, m1y2, y2 इज योर अगेन 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 इज 2 एंड 2 इज 1। तो y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 6 इंटू 2 इज 12, 2 प्लस 1 इज 3 अगेन 12 प्लस 3 इज 15, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, 5। तो p के लिए आपके पास हमारे पास x जो है वो आ गया है 3 एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 5। तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो गए, 3 एंड 5। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन में जो है हमारे पास 3 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो 12th क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है एंड आपको पता है कि कौन सी वैल्यू कौन सी होती है, तो आप इसमें पुट करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए एंड देखो कि कौन सी फॉर्म आपकी करेक्ट है एबीसीडी में से। तो सबसे पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी 5 से कट कर दीजिए। सबसे पहले 5 7 से 35, देन 5 6 से 30, 5 5 से 25, 765 को अगेन हम 5 से कर देते हैं। 5 1 5, 5 5 से 25, 5 3 से 15। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9। तो ये आपका 3 से कट कर देते हैं इसे। 3 5 से 15, 1 अगेन 51 को 3 से, 3 1 से 3, 3 7 से 21। अब 17 किसी से नहीं जाता तो डायरेक्टली सीधा 17 से। तो आपके पास 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अगर हम इसे पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 आपके पास 2 है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। 3 आपके पास अगेन 3 इंटू 3 है, 3 की पावर क्या आ गई 2 एंड 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या हो गई, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ऑप्शन में देखते हैं क्या हमारा कोई ऑप्शन है इसमें से। 3 की पावर इसमें 1 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 तो है, बट 35 है, हमें 17 चाहिए, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा आपके पास। सी में आपके पास क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपने। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको एक फिगर दी है जिसमें आपका एक ट्राइंगल है ABC। बी आपका राइट एंगल है, ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी एंगल हमने माना हुआ है थीटा। एंड एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल इज योर एट D। ADB भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन में आपको दिया है दैट AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड जो CB है आपका वो क्या है 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा की रेशियो आपके पास क्या होती है
tan का इनवर्स होता है आपको पता है, एंड tan हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस थीटा के लिए आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होंगे। ये तो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है एंड थीटा के एडजेसेंट वाला आपके पास क्या होता है, बेस। तो बेस आपका क्या हो गया, CB, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है AB। अब CB तो आपको दिया है, CB हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज योर 12 सेंटीमीटर। AB नहीं पता हमें, तो cot थीटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, AB। अब AB कहां से निकलेगा, AB अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ADB। ADB में आपका जो एंगल D है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला आपका ADB के लिए, ट्राइंगल के लिए AB जो है आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, AD आपका परपेंडिकुलर हो गया, एंड BD हमारे पास क्या आ गया, बेस। AD आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, BD आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। तो अगर 3 और 4 आपके पास परपेंडिकुलर एंड बेस है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, याद करिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, दैट इज 3 4 5, जिसमें से अगर 3 और 4 आपके पास परपेंडिकुलर एंड बेस हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं याद तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ए भी आपके पास क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से 5 सेंटीमीटर, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। ये वाला हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल ABC के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब cot थीटा आपके पास क्या आता है, 12/P। P हमारे पास क्या था, AB हमने दूसरे ट्राइंगल की हेल्प से निकाल लिया है। तो cot थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, 12/5। परपेंडिकुलर हमने अभी क्या निकाला, 5। तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12/5, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं 3/4, ए ऑप्शन गलत है। B 5/12 नहीं, हमें 12/5 चाहिए। C नहीं है आपके पास, तो आपका D 12/5 आपका फाइनल आंसर इसमें होगा, D ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, जो ये आपको ABCD दिया है ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटी क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता है। अगर ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, AD विल बी इक्वल टू योर BC एंड DC विल बी इक्वल टू योर AB। तो बस इन इक्वेशन से ही आपको क्या निकालने हैं, अपने x और y। AD आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, x माइनस y, एंड BC क्या दिया है, 8, एंड अगेन DC आपको दिया है x प्लस y, एंड AB आपको दिया है 12। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपका इनडायरेक्टली कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें लीनियर इक्वेशंस वाले जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। तो आप किसी भी मेथड से, अपने ग्राफिकल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका रहता है, इनमें से किसी से भी निकाल सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड ये हमारा सबसे इजी रहता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई, इन दोनों को आप एक साथ ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें माइनस वाई प्लस वाई आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा बिना कुछ करे। तो x प्लस एक्स आपका क्या हो गया, 2x, एंड 12 प्लस 8 हमारे पास क्या आ गया, 20। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20/2, दैट इज योर 10। तो x आपके पास 10 आ गया। एंड अब आपको y निकालना है, किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए। अगर हम लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो x माइनस वाई आपको 8 दिया है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है आपकी 10। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको शिफ्ट करिए, y को उधर ले जाइए एंड इस 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, दैट इज 2। तो y आपके पास क्या आ गया, 2। अब हमारे पास x 10 आ गया एंड y आपके पास क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन देखते हैं वो ऑप्शन कौन सा है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आपका ए ऑप्शन ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल दी है, ए बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड ए सी इज इक्वल टू योर बी सी। तो ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दी हैं एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू योर 2ac स्क्वायर। ये साइड जो है आपकी क्या दी, किसके इक्वल दी है, 2ac स्क्वायर। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। आपको एंगल C निकालना है, इसका क्या होगा। तो जब आपने देखा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, तो आपको पता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इस साइड के अपोजिट एंगल आपके पास ये वाला एंड इसका अपोजिट एंगल आपके पास ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी आपके पास क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं।
अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो आप, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर को कट कर दें, अलग अलग लिख दें 2AC स्क्वायर को, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये आपकी एक तरह से आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर आपकी क्या है, AC स्क्वायर आपकी BC के इक्वल है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू योर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज AC और BC आपको क्वेश्चन में इक्वल दिए हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, पाइथागोरस थ्योरम बन गई। हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है, जिसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल में 3 साइड्स इस फॉर्म में है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो जो आपका थर्ड एंगल होगा, वो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं, तो ये वाला जो थर्ड एंगल आपके पास बचेगा वो आपका हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल है, AB इसमें हाइपोटेन्यूज बन रहा है, AB के सामने वाला जो एंगल है, एंगल C, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री बाय दी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपसे एंगल C ही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपका D ऑप्शन जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 17। If -1 is a zero of the polynomial x square minus 7x minus 8, then the other zero। ये आपका अगेन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दैट सम ऑफ जीरोस। फॉर एग्जांपल हमारे दो जीरोस हैं इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा, तो उनका सम किसके इक्वल होता है, -b/a, एंड जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा एंड बीटा, वो आपका किसके इक्वल होता है, c/a। सम हमारे पास -b, इक्वेशन आपकी इसमें क्या हो जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अगर हम सम मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा है, तो सम किसके इक्वल होगा, -b/a एंड अल्फा बीटा c/a। तो यही चीज आपने इसमें लगानी है। इक्वेशन आपको दी है x² माइनस 7x माइनस 8। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, तो a आपके पास 1 हो जाएगा, b इसमें -7 हो जाएगा, एंड c आपके पास -8। अब एक जीरो आपको दे दिया -1, हमें बीटा निकालना है। ओके, बीटा निकालना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करते हो। हम सम वाली इक्वेशन अपनी यूज करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा आपको -1 दे दिया, प्लस बीटा, b आपके पास क्या है, -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 रह जाएगा, a आपके पास है 1, तो -1 प्लस बीटा आपके पास 7 है, तो दिस इंप्लाइज दैट बीटा आपके पास 7 + 1 दैट इज 8 आ जाएगा। तो एक रूट अगर आपके पास -1 है, तो इस इक्वेशन के लिए दूसरा रूट बीटा जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 8। तो 8 आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर आपका 17 क्वेश्चन का क्या होगा, D, दैट इज 8। इस इक्वेशन के लिए आपके पास एक रूट -1 है, तो दूसरा आपके पास क्या होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 18th क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, ये आपका अगेन किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत ईजी रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, कि आपने 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि टोटल आउटकम्स आपके पास कितने रहते हैं, 36। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये 36 कैसे आए, ये आप अपने आप टेबल बना सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके आप 1 1 देन 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ऐसे करके टेबल बनता है, जिसमें आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 36। तो इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, आपको क्या बताना है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर कितने केसेस में आएगा एंड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो दोनों डाइस पे सेम नंबर के आउटकम्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमें क्या क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमें क्या चाहिए, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर, दैट इज 1 1 2 2 अगेन 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। इन 36 केसेस में से हमारे पास ये टोटल कितने केसेस हो गए, आपके पास 6 ही केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपके पास सेम नंबर आएगा बोथ दी डाइस पे, दोनों डाइस पे आपके पास सेम नंबर आएगा। तो आपके पास टोटल वो कितने आउटकम्स हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इन 6 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि टोटल कितनी है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6, एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 36। तो सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 6/36। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1/6, तो 1/6 आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। ऑप्शन देखते हैं,
ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है 1/6, तो यही ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 19th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द मिड पॉइंट ऑफ 3p4 एंड -2 2q इज 2 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pq। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास लाइन है जिसमें एक कॉर्नर के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3p, 4 एंड दूसरे कॉर्नर के आपके पास कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड 2q, ठीक है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, 6। तो आपको इस p एंड q की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x और y, अगर आपका ये वाला पॉइंट इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज अगर आपकी रेशियो 1:1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, x के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। आपको याद होगा ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किससे डिराइव हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला से, जिसमें हमारी रेशियोज क्या है 1:1, उसी से डिराइव हुआ। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आप वो भी लगा सकते हो, जिसमें आपकी m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 and 1। तो सबसे पहले हम अपना x कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो गया, एंड जो मिड पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं x and y। तो x आपके पास है 2, फॉर्मूला क्या है आपके पास x1 + x2, x1 आपके पास है 3p एंड x2 आपके पास है -2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको उधर ले जाइए, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये है 3p - 2, यहां से 3p आपके पास क्या आ जाएगा, इस 2 को उधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, 4 + 2 6, तो p आपके पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर 2। तो p हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम अपना y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y आपके पास क्या दिया है, y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। y आपके पास क्या है 6, y1 है हमारे पास 4 एंड y2 आपके पास है 2q डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो आपके y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसको उधर ले जाइए, 6 × 2 = 12, 12 = 4 + 2q। इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो 2q आपके पास क्या आ जाएगा 12 - 4 दैट इज 8, एंड इससे आपका q क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। q आपके पास क्या आ गया 4, p हमारे पास 2 आया था एंड q आपके पास क्या आ गया 4। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। p + q की वैल्यू निकालनी है। p हमने निकाल लिया 2 एंड q हमने निकाल लिया 4, तो 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन में आपका 6 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में आपसे क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइडेड बाय 120, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइडेड बाय 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। इससे पहले एक क्वेश्चन आपके पास रियल नंबर्स का आया था, जिसमें आपसे पूछा था कि एक आपको डेसिमल नंबर दिया था कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि ये टर्मिनेटिंग है, बट ये कितने डेसिमल्स के बाद, कितने पॉइंट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट होगा। तो अगेन इसमें भी आपको क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर को 2m × 5n की फॉर्म में लिख देना है, दैट इज 2 × 5 की फॉर्म में हमने डिनोमिनेटर को लिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। आपने देखा कि दोनों ऊपर नीचे 3 से कट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे 3 से कट कर देंगे। ऊपर आएगा आपका 49/40। 49/40। अब हम 40 को देखते हैं कि हम 2 और 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 40 आपको पता है कि 40 को आप लिख सकते हो 8 × 5, और 8 आपको पता है कि 8 क्या होता है आपका 2 का क्यूब, 2 क्यूब × 5 की पावर 1। तो डिनोमिनेटर आपका आ गया 2 क्यूब × 5 की पावर 1। अब इन दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा होती है उतने प्लेसेस के बाद जाके आपका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट करता है। तो ये जो आपका नंबर है 147/120, ये आपका कहाँ कितने डेसिमल्स के बाद जाके टर्मिनेट होगा, 3 डेसिमल्स के बाद। तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज योर 3। सी हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो में हम 11 to 20 तक के जो अपने सेक्शन ए के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आपका जो मैथ्स बेसिक 10th क्लास का सैंपल पेपर है उसका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एंड हम क्या डिस्कस करेंगे, अपना सेक्शन बी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। We also provide personalized guidance to class 9th and 10th students. You can just drop a mail to us at thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please follow us on our social media handles. Instagram है हमारा The Learning Companion. You can also follow us on our Quora space TLC The Learning Companion.
And also please, if you like the video, please like our video and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.